हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 57 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो मध्य है, ठीक है, जो आपके मध्य है उसकी जो है प्रशस्त मात्रा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो प्रशस्त जो मात्रा है मध्य की वो अपन बात करें तो जो प्रातः 2 पल है, ठीक है, मध्याह्न 4 पल है और रात्रि में 8 पल बताया गया है। तो प्रातः 2 पल, मध्याह्न 4 पल और रात्रि में 8 पल बताया गया है। फिर प्राकृतिक गंध के विषय में बात करते हैं तो जो प्राकृतिक जो गंध है उनकी संख्या टोटल 8 जो है यहाँ पे आपके, मतलब कौन से दोषों के आधार पे कौन से हैं वो प्राकृतिक गंध के विषय में यहाँ पे अपन देखते हैं। ठीक है, तो कौन से दोषों के आधार पे कौन से आपके प्राकृतिक गंध जो है वो आपको देखने को मिलेगा वो अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आपका वात है। वात दोष के कारण क्या है, कटुगंध की उत्पत्ति होती है। पित्त जो है, पित्त का जो प्राकृतिक जो गंध है, ठीक है, वो कौन सा है, तो तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण गंध होता है पित्त का। कफ का जो प्राकृतिक गंध होता है वो क्या होता है आपका, विस्तृंस यानी कि आमगंधी होते हैं। रक्त का जो प्राकृतिक गंध होता है वो लौहगंधी होते हैं। वात तथा पित्त का जो गंध होता है वो क्या है आपका, लाजागंधी होते हैं। वात तथा कफ का जो गंध होता है वो क्या है, अलसी गंध होते हैं। पित्त तथा कफ का जो गंध होता है वो क्या है, तिल तैल गंध होते हैं। और सन्निपातिक का जो गंध होता है वो क्या है, मिश्रित गंध होते हैं। ये यहाँ पे आपके प्राकृतिक गंध में बताया गया है कि वात का कटु गंध होते हैं, पित्त का तीक्ष्ण गंध होते हैं, कफ का आपका विस्त्र यानी काम गंध होते हैं, रक्त का लौह गंध होते हैं, वात पित्त का लाजा गंध होते हैं, वात कफ का अलसी गंध होते हैं, पित्त कफज का तिल तैल गंध होता है और सन्निपातिक का मिश्रित गंध होते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं विकृत गंध के विषय में। तो विकृत गंध में आपका बोला गया है कि मरणोन्मुख मनुष्य के व्रणों से मध्य, अगरू, घृत, चमेली, कमल, चंदन, चंपा के समान दिव्य गंध आती है। ठीक है, तो वो क्या है, विकृत गंध। तो मरणोन्मुख जो मनुष्य है उसके व्रण से मेनली मध्य, अगरू, घृत, चमेली, कमल, चंदन, चंपा के समान जब दिव्य गंध आती है तो उसे अपन क्या है, विकृत गंध बोलेंगे। ये आपको याद रहना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो है रचनानुसार जो मर्म के प्रकार बताए गए हैं वो आपको याद रहना चाहिए। तो रचनानुसार जो मर्म है उसकी टोटल प्रकार कितने बताए गए हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए हैं और वांगभट्ट ने भी आपके वांगभट्ट ने मेनली 6 बताए हैं। ठीक है, तो रचनानुसार अगर बात करें कभी भी मर्म का टाइप पूछा जाए तो आपके आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 5 बताया है और वांगभट्ट जी ने टोटल 6 बताए हैं। बात करें यहाँ पे आपका जो कौन से 5 भेद बताए हैं, तो मांस मर्म, सीरा मर्म, अस्थि मर्म, स्नायु मर्म और संधि मर्म। ये आप सभी लोगों को याद होगा, लर्न किए हो। ठीक है, मांस मर्म, सीरा मर्म, अस्थि मर्म, स्नायु मर्म और संधि मर्म। जिसमें से जो मांस मर्म है, ठीक है, टोटल मर्म तो आप लोगों को पता है कितना है, 107। कितना है, 107। ठीक है, तो ये आपको पहले तो याद रखना 107 है। अब मांस मर्म वांगभट्ट ने भी क्लासिफाइड किया है, सीरा मर्म वांगभट्ट जी ने भी क्लासिफाइड किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अस्थि मर्म भी क्लासिफाइड किए और तथा स्नायु मर्म, संधि मर्म। इन्होंने एक्स्ट्रा जो बताया वो धमनी मर्म बताया, वांगभट्ट ने क्या है, धमनी मर्म को बताया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन संख्या आप लोग को याद रखना है कि जो मांस मर्म है, मांस मर्म टोटल 11 है। ठीक है, सीरा जो मर्म है, सीरा मर्म की संख्या कितनी बताई गई है, 41 41। अस्थि जो है तो अस्थि मर्म की संख्या कितनी बताई गई है, 8। स्नायु मर्म की संख्या कितनी बताई गई है, तो 27। और संधि मर्म की संख्या कितनी बताई गई है, तो 20। ठीक है, तो 11 41 8 27 20 ऐसा करके ही आपको इसे याद रखना है कि मांस, सीरा, अस्थि, स्नायु, संधि। ठीक है, 11 1 40, 8 27 20। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आचार्य सुश्रुत के अनुसार हो गया। देन बात करते हैं आचार्य वांगभट्ट के अनुसार। तो इसमें क्या है, आपको जो मांस मर्म आचार्य जो सुश्रुत ने बताए हैं उसमें से एक जब माइनस करोगे, ठीक है, तो उतना आपका मांस मर्म बताएगा। मतलब 10 जो मांस मर्म है वो आचार्य वांगभट्ट जी ने बताया है। ठीक है, इसी प्रकार आप जो सीरा मर्म है उसमें आप जो है 4 माइनस कर दोगे। ठीक है, 4 माइनस कर दोगे तो 37 आएगा और 37 जो है आपका सीरा मर्म वांगभट्ट जी ने माना है। अस्थि मर्म की संख्या दोनों ने कॉमन मानी है। ठीक है, दोनों के अनुसार 8 8 है। ठीक है, 8 8 बताया गया है। स्नायु मर्म के विषय में बात करें तो स्नायु मर्म में 3 जो है 4 माइनस करने के बाद में जो बचता है यानी कि 23। ठीक है, वो आचार्य वांगभट्ट ने बताया है। संधि मर्म की भी संख्या जो है दोनों आचार्यों ने सिमिलर ही मानी है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप देखो कितना बचा, ये आप माइनस जो किए हो वो कितना बचा। ठीक है, तो टोटल 9 बचा, तो 9 आपके क्या हुआ, धमनी मर्म। ठीक है, तो धमनी मर्म की संख्या 9 हो गया। तो ये आपको याद रखना है वांगभट्ट के अनुसार। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार। देन आगे बढ़े हैं तो आगे आपका जो है अंगों के भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो अंग के जो भेद हैं, ठीक है, वो अगर बात करें तो जैसे कि अगर बात करें तो शाखा कितने हैं, शाखा यानी कि अपर लिम्ब जो है, ठीक है,
शाखाश्रित जो हैं, ठीक है, अंग भेद के आधार पे जो मर्म है वो आपका बता रहे हैं, ठीक है। तो शाखाश्रित आपके 44 हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका उदर, ठीक है, मतलब कोष्ठ आश्रित टोटल 26 है। अब कोष्ठ आश्रित को कैसे क्लासिफाइड किया गया, तो उदर में 4 हैं, ठीक है, उरज छत में 8 हैं, ठीक है, छाती में टोटल मिलाकर के 12 हैं। इसी प्रकार पृष्ठ भाग जो होता है उसमें 14 है, ठीक है। तो टोटल आपके क्या है 26 हो गए कोष्ठ आश्रित। फिर ऊर्ध्व जत्रुगत जो भाग है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत जो भाग में 37 है, ठीक है। तो ग्रीवा के ऊपरी भाग में टोटल 37 बताया गया, मतलब टोटल आपका 107। ये क्या है आपके जो अंग हैं, ठीक है, अंग भेद के आधार पे जो मर्म है उसके टाइप्स बताए गए, तो ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं परिणाम भेद के आधार पर। तो परिणाम भेद से आप बात करें तो परिणाम भेद से जो है आपका सद्यो प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, वैकल्यकर मर्म, विश्लग्न मर्म, रुजाकर मर्म, ये क्या है परिणाम भेद के आधार पे आपके मर्म के टाइप बताए गए हैं। तो परिणाम भेद के आधार पे सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, वैकल्यकर मर्म, विश्लग्न मर्म और रुजाकर मर्म, तो ये सबको याद होगा, ठीक है। मेनली कितने डेज में मृत्यु होती है और इनकी संख्या कितनी होती है ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगर इनमें चोट लग गया सद्य प्राणहर मर्म, संख्या कितनी है पहले याद रखो। कितने डेज में अगर सद्य प्राणहर मर्म मृत्यु हो, मतलब चोट लगी तो मृत्यु हो जाएगी, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो पहले दोष की प्रबलता याद करते हैं। तो सद्य प्राणहर मर्म में मेनली आग्नेय महाभूत प्रधान होते हैं। कालांतर प्राणहर मर्म जो होता है वो सौम्य तथा आग्नेय महाभूत प्रधान होते हैं। वैकल्यकर जो मर्म होता है वो सौम्य गुण प्रधान होते हैं। विश्लग्न जो मर्म होता है वो वायव्य गुण प्रधान होते हैं। और रुजा को जो मर्म होता है वो वायु तथा अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो सद्य प्राणहर मर्म की संख्या कितनी बताई गई है 19। कालांतर प्राणहर मर्म कितने हैं 33, ठीक है। वैकल्यकर जो मर्म है वो कितने हैं 44। विश्लग्न जो मर्म है वो क्या है 3, और आपका जो है रुजाकर जो मर्म है वो टोटल 8 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सद्य प्राणहर मर्म, सद्य प्राणहर मर्म 19, कालांतर कितने हैं 33, ठीक है। आपके वैकल्यकर कितने हैं तो मिली 44, और विश्लग्न कितने हैं 3, और रुजाकर जो मर्म है वो उनकी संख्या 8। अगर सद्य प्राणहर मर्म में आघात लग गया तो कितने दिन में मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति को, तो 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ये जो 19 प्रकार के सद्य प्राणहर मर्म बताए गए हैं जो आग्नेय महाभूत प्रधान होते हैं, ठीक है। अगर उसमें क्या है आघात लग गया, चोट लग गया, तो जो पेशेंट है उसकी कितने दिन में मृत्यु हो जाएगी 7 दिन में। इसी प्रकार कालांतर प्राणहर मर्म, तो कालांतर प्राणहर मर्म की संख्या कितनी बताई गई है 33। इनमें जब चोट लग जाए तो क्या है 2 सप्ताह या फिर 1 मास में जो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो सकती है। फिर वैकल्यकर जो मर्म है उसकी संख्या 44 बताया गया है। वैकल्यकर मतलब विकलांगता उत्पन्न होगा, ठीक है, विकलांगता उत्पन्न होगा, तो स्थायी विकलांगता उत्पन्न हो जाएगा। मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन स्थायी विकलांगता उत्पन्न हो जाएगा अगर वैकल्यकर मर्म में चोट लगा तो। इसी प्रकार विश्लग्न जो मर्म है उसकी संख्या 3 बताई गई है। तो विश्लग्न जो मर्म है, ठीक है, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है जब तक शल्य रहेगा तब तक जो है पेशेंट जीवित रहेगा। जैसे आपने सुना होगा कई लोगों के बॉडी में बुलेट रहता है फिर भी उन लोग जीवित रहते हैं, तो वो आपका मेनली बताएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकता हूँ बहुत लोग बोन सर्जरी कराते हैं तो प्लेट वगैरह उनके शरीर में लगाया जाता है, ठीक है। तो जब तक शल्य रहता है तब तक जीवित रहते हैं, ठीक है, ये विश्लग्न हो गया। रुजाकर जो मर्म रहता है अगर उसमें आघात लग गया, चोट लग गया तो तीव्र वेदना होगा, रुजा होगी, इस वजह से रुजाकर मर्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं मर्म का प्रमाण के विषय में। तो मर्म के जो प्रमाण है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका बताया गया है। क्या बोला गया है मर्म के प्रमाण के विषय में, तो मर्म के प्रमाण में बोला गया है स्वपाणी तल कुंचितानी, श्रृंगाटक, गुदा, हृदय, वस्ती, नाभि, नीला, मन्या, कंठशिरा, कुर्च, सीमांत, ठीक है। तो ये मेनली आपका क्या है, मेनली मर्म के विषय में बताया गया है कि श्रृंगाटक, हवन, मकान की सीमा, ठीक है। तो मतलब जो स्वपाणी तक कुंचितानी, ये किसके कितना प्रमाण बताया है, स्व के पाणी तल के बराबर जो प्रमाण बताया है वो कौन से मर्म का बताया है, तो श्रृंगाटक, हवन, मकान की सीमा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि स्व पाणी तल जो प्रमाण है वो किसके लिए बताया है, श्रृंगाटक, हवन, मकान की सीमा। तो श्रृंगाटक से आपका श्रृंगाटक हो जाएगा, ठीक है। ह से आपका हृदय हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा व से आपका क्या हो जाएगा, वस्ती हो जाएगा। न से आपका क्या है, नाभि हो जाएगा, ठीक है। मकान, ठीक है, तो म से आपका क्या है, मन्या हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या बोला गया है, क से आपका कंठ हो जाएगा, ठीक है। क से सेकंड की से आपका कूर्च हो जाएगा, और सी से सीमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेनली बताया गया। इसी प्रकार 3 अंगुल जो प्रमाण है, कौन से मर्म है जिसका 3 अंगुली प्रमाण बताया गया है, तो इसका कोड है काजू 3 है, ठीक है। तो काजू 3 है। काजू कितने हैं, 3 है। तो कर्पूर और जानू, ठीक है, क से आपका कर्पूर और ज से जानू, ये क्या है आपका मेनली 3 जो है अंगुल प्रमाण बताया गया है, किसका, कर्पूर और जानू का। काजू 3 है। फिर 2 अंगुल परिणाम वाले कौन से हैं, तो मणिबंध और गुल्फ। मणिबंध और गुल्फ क्या है, 2 अंगुल परिणाम वाले हैं। तो मूंगफली 2 है, ठीक है। मूंगफली क्या है, 2 है। तो म से आपका क्या है, मूंग से मणिबंध हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मूंगफली, तो
ग है, ठीक है, तो ग से आपका गुल्फ हो जाएगा, ठीक है। मूंग, तो ग से आपका जो है गुल्फ, और माँ से आपका मणिबंध, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार अगर बात करें तो इसमें आपका जो है स्तन मूल और स्तन रोहित की संख्या 2 बताई है, ठीक है, सॉरी 2 अंगुल बताया है अष्टांग हृदय ने, ठीक है। और स्तन का जो है 2 बताएं, स्तन 2 है, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो प्रमाण है वो 2 अंगुल माना है अष्टांग हृदय ने। फिर 1 अंगुल जो परिमाण है, उपरोक्त के अतिरिक्त जो शेष आपके 53 जो मर्म बच जाते हैं, ठीक है, उनका जो प्रमाण है वो 1 अंगुल बताया है, ठीक है। तो ये जो है आपके जितने भी बताए गए हैं अपन लोगों ने ये जो पूरा पढ़े, ठीक है, इनमें से जो बच जाता है उसके जो प्रमाण होता है वो 1 अंगुल बताया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया है, मूर्छा पीततम प्रायः रज पित्त अनिल भ्रमा तमो वात कफ तंद्रा निद्रा श्लेष्मो तमो भवा, ठीक है। मतलब ये बोला गया है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोले हैं कि जो निद्रा होती है, निद्रा में कौन से दोष प्रधान होते हैं, तो कफ तथा तम गुण की अधिकता होती है। तो निद्रा में क्या है, कफ तथा तम गुण की अधिकता होती है। तंद्रा में मिलनी वात तथा कफ व तम गुण की अधिकता होती है, तो वात कफ तथा तम गुण की अधिकता होती है। मूर्छा में आपका पित्त तथा तमो गुण की अधिकता होती है। भ्रम में जो है आपका वात पित्त तथा रजोगुण की अधिकता होती है। तो ये आपको याद रखना है। निद्रा में कफ तथा तमोगुण की अधिकता होगी, तंद्रा में वात कफ तथा तमोगुण की अधिकता होगी, मूर्छा में पित्त तथा तमोगुण की अधिकता होगी, और जो भ्रम है उसमें वात पित्त तथा रजोगुण की अधिकता होती है। ये यहाँ पे बताया गया। सुश्रुत के अनुसार बात करें तो स्थावरस्य चतुर्विधा वनस्पत्य वृक्ष विरुद्ध तथा औषधि थी, ठीक है। तो जो आपका स्थावर जो है, ठीक है, उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, वनस्पत्य वृक्ष विरुद्ध और औषध, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वनस्पति में क्या बोला गया है, तो अपुष्पम फलम बनते वनस्पत्य, यानी कि जिसमें फूल नहीं आता लेकिन फल आता है उसे अपन वनस्पति कहते हैं, ठीक है, वनस्पत्य बोले जाते हैं। वृक्ष किसको बोलते हैं, तो जिसमें फूल और फल दोनों आता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, वृक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। फिर चरक अनुसार यहाँ पे आपका बताया गया है, चरक अनुसार, ये तो सुश्रुत के अनुसार देख लिया, ठीक है, सुश्रुत के अनुसार हमने बात की। अब चरक के अनुसार क्या बोला गया है, जो वनस्पति होता है उसमें फल वनस्पति, ठीक है, फल वनस्पति जिसमें फल आता है वो वनस्पति है। वनस्पत्य के विषय में क्या बोला गया है, पुष्पे वनस्पत्य फलैरपि, ठीक है, ये क्या है आपके वनस्पत्य के विषय में आचार्य चरक ने बोले हैं। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है जो मूलनी फलनी द्रव्य है, ठीक है, उनके विषय में बताया गया है। तो मूलनी द्रव्य की संख्या कितनी है, कितनी बताई गई, आपको याद है, 16 है, ठीक है, जिसमें वमन कर्म हेतु 3, ठीक है, नस्य यानी कि सिरो विरेचन हेतु 2, ठीक है, रेचन यानी कि विरेचन कर्म हेतु 11, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किया गया, ये जो 16 बताया गया मूलनी द्रव्य। फलनी द्रव्य की संख्या कितनी है, 19 है, ठीक है, जिसमें वमन के लिए 8, नश्य के लिए 1, ठीक है, और विरेचन के लिए कितना बताया गया है, 10 बताया गया, ठीक है। यानी कि जो विरेचन कर्म है, रेचन कर्म है, उसके लिए 10, नस्य मतलब सिरो विरेचन के लिए 1, ठीक है, वमन के लिए आपके 8 बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं आगे अपन लोग सूर्यावर्त के विषय में क्या बोला गया है। तो सूर्यावर्त के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि सूर्यावर्त एक्चुअली में होता क्या है। तो सूर्यावर्त के विषय में यहाँ पे बोला गया है कभी जो है शीत तो कभी उष्ण उपचार से लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्यावर्त में बोला गया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो सूर्यावर्त है उसमें कभी शीत या कभी उष्ण उपचार से लाभ होता है। यहाँ पे बोला गया ना, शीताने शांति लभते कदाचित उष्णेन जंतु सुखम, ठीक है, ये मेनली बोला है। इसके अलावा सर्वात्मक कष्टतम विकारा, ये मेनली आचार्य सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। जो सूर्यावर्त होता है सर्वात्मक कष्टतम विकारा, ये आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। इसके अलावा संखक के विषय में क्या बोले हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने कि अत्यंत कष्टदायक होता है, तथा यहाँ पे आपका बोला गया है उगद्रत्र मृत्युकल्पम, ठीक है, ये मेनली बोला गया है, यानी कि हजारों वैद्य में से भी दुष्चिकित्सकीय इसे बताया गया है, ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार किसको, संखक को, ठीक है। तो इस नोट्स का जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे आप लोग को रिवील कर देता हूँ, ठीक है। जो आपका मूलिनी जो द्रव्य हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 16, और फलिनी जो द्रव्य हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी बताई गई है आपके 19, ठीक है। ये मेरे इस नोट्स का पासवर्ड है, ठीक है, M60 F90, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखूंगा, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।